नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आपके लिए दूसरा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा मॉक टेस्ट इसलिए देखें ताकि आपको एग्जाम सिचुएशन में आप कैसे पेपर सॉल्व करेंगे ये आपको ज्यादा पता चले और आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए। जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जो है कम समय में ज्यादा मॉक टेस्ट कर पाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 1000 मॉक टेस्ट या 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए या इवन 50 भी करिए। मैं कहता हूं कि आप 7 से 8 मॉक टेस्ट एग्जाम सिचुएशन की तरह बैठ करके कि भाई इतने घंटे मिलने हैं और उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। इससे आपको एग्जाम सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन कैसा है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। अगर आप हमारी हिस्ट्री की पीडीएफ देखेंगे तो उसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं, जब हम ऋग्वेद की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद की वो इंद्र की तरफ उनको इन्वोक किया गया है। इंग्लिश में उन्होंने इन्वोक कहते हैं, मतलब प्रार्थना जो है वो इंद्र की गई है सबसे ज्यादा बार। तो वहां पे सबसे फिर उसके हिसाब से कौन हो जाएगा, इंद्र जो है वो सबसे प्रमुख देवता हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के। सूर्य की भी उपासना की जाती थी, ये लोग बाद में आए। ब्रह्मा और विष्णु जो है ये बहुत बाद में इनका वर्णन मिलता है, नाम आता है लेकिन बहुत ही कम बार। ठीक है, बहुत ही कम बार। सूर्य की भी उपासना होती है। उन्हीं सूर्य की उपासना के एक रूप में देवी सावित्री, और देवी सावित्री के लिए कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अच्छा, देख लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ तो लिया लेकिन इन्होंने पढ़ा क्या था। तो दो ऐसी लिपियां हुआ करती थी, एक थी ब्राह्मी और एक थी खरोष्ठी। इन दो लिपियों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ठीक, 1837-1838 के आसपास इन्होंने इस लिपि को, इन दोनों लिपियों को पढ़ा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब क्योंकि अशोक के ज्यादातर अभिलेख इन्हीं दो लिपियों में हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त पहले शासक थे, माना जाता है ऐसा कि उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी दिल्ली पर। अब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना, दिल्ली पर। और हमारी पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, और ये जीजाबाई उनसे जुड़ी हुई हैं शिवाजी से, और बेगम हजरत महल। और ये सब जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका रीजन ये है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, धन निष्कासन का विरोध, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है। हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंग्लिश वाले जो है उसको ये समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले घबराए नहीं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात किसने करी थी, वो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। उसके इसमें प्रोमिनेंट जो लोग थे उनका दूसरा का क्या नाम था, आरसी दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा था, इनकी बुक कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की थी, ये आरसी दत्त की थी। तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 1925 का वो साल था और कांग्रेस अधिवेशन करने वाली थी कहां, कानपुर। तो कानपुर की बेहतरीन शाम थी, दिसंबर के जाड़े के महीने में ये सेशन हुआ था और सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय महिला थी। 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो प्रथम महिला थी, भारतीय नहीं थी वो। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। घटनाक्रम को आप सजाएं। अब सजाएं, जब भी सजाने और संवारने का क्वेश्चन कोई आ जाए ना तो आप संवार दीजिए, बिल्कुल एकदम लगा दीजिए लिपस्टिक। तो कैसे लगाएंगे, बंगाल विभाजन
1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। तो कैसे आप घटनाक्रम को सजा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा इसमें हुआ, 1905, आपको पता है, अंदाजा है। तो सबसे पहले वाला इसमें सारे ही सबसे पहले। चलिए दूसरे पे जाते हैं, दूसरा कौन सा है, खेड़ा आंदोलन। तीसरा कौन सा, चंपारण। चंपारण हमें पता 1917 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो अब लगा लीजिए, बंगाल विभाजन 1905 पहला, और लास्ट में सबसे कौन सा आएगा, जलियांवाला बाग। तो चौथा लास्ट में किसमें है, इसमें भी है उसमें भी है। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा, पूछना चाह रहा कि आप सबको सब कुछ पता है कि नहीं। तो फिर से देख लेते हैं, चंपारण पहले होगा, खेड़ा बाद में, मतलब दूसरा सबसे लास्ट में, मतलब चौथे के पहले होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा ए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, 1939 में। कौन सा सेशन था, कौन सा सेशन था, एक मिनट, 1938 और 39 में 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस वो अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। एक बार हरिपुरा और एक बार त्रिपुरी के सेशन में। तो हुआ ये था, कहानी ये है कि गांधी जी के जो उम्मीदवार थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे, लेकिन क्योंकि गांधी जी को पसंद नहीं था और सुभाष चंद्र बोस उनके समर्थन न देने के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। इसकी वजह से फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लास्ट मतलब बाद में राष्ट्रपति भी बने, उनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। समझ में आया ना? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, सबको पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट चलने वाला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के शुरुआत में ये नारा दिया गया। एशिया की सबसे लंबी नदी, अब इसमें नील नदी अफ्रीका में बहती है, अमेजन नदी साउथ अमेरिका में, येनसेई नदी मतलब चलो कि चाइना में कहीं होगी, हमें नहीं पता मान लो। तो यांगजे रिवर, जो अभी मैंने कहा ना, ये इतना न्यूज में थी ये वाली रिवर कि ये किसी ना किसी तरीके से, आप मैं ज्योग्राफी वाले लेसन अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए फिर से मिलान करने की चीजें आ गई, चलिए मिलान कर ही लेते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अब इतना इजी है कि आप 4 क्लास के बच्चे को भी पकड़ा सकते हैं। हिमालय एशिया में है, पता है ना, इंडिया कहाँ है, एशिया में ही तो है। एंडीज और रॉकी, रॉकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो कौन सा सही होगा, तीसरा वाला एशिया, सी। देखिए कितना इजी से एलिमिनेट हो गया, एक ही आपको देखना था, पहला, सॉरी, सी जो है वो पहले डिनोट करता है, तो सी जो है पहले को, ये सही नहीं, एक मिनट, दो, ये बी और सी ही सही होंगे, ठीक है। बी और सी ही सही होंगे क्योंकि पहले की तरफ सी है, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट हो गए, अब बचता क्या है, आप 2 को जो है ए और बी में करवा दें। तो 2 कहाँ होगा, ए में होगा। अब 2 जो है ए में है, यहाँ पे बी में, तो बी सही हो गया, ठीक है। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। अब यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन एक बनता है, दुनिया में भारत का 5वां स्थान है कोल रिजर्व के मामले में, मतलब भारत की जमीन के नीचे दबा हुआ कोयला दुनिया में 5वें नंबर पर है। और लेकिन प्रोड्यूसिंग के मामले में, अगर पैदा करने के मामले में है, तो हम दुनिया के दूसरे बड़े कोल उत्पादक हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ा कोल उत्पादक कौन है, चाइना है, और हम दूसरे नंबर पे आते हैं उत्पादन के मामले में, ठीक। यहाँ ना एक्सपोर्टर, आयातक निर्यातक की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रोड्यूसर के मामले, क्योंकि हमारी खपत ही इतनी है। जैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर नहीं है, ठीक है, वो इंपोर्टर बन जाता है इतना बड़ा प्रोडक्शन करने के बाद भी। दुनिया का 50% से ज्यादा भी हिस्सा जो है कोल का, वो चाइना अपने अकेले पे खर्चा कर लेता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, अब एथेंस कहाँ है, एथेंस ग्रीस में है, जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। उसकी खासियत जो है वो वहां के उत्कृष्ट आर्किटेक्चर है। इसी तरह मदुरई में जो है वो उत्कृष्ट आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, मीनाक्षी टेम्पल वगैरह, ये सब
बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। तो इन्हें भारत के पूर्व का एथेंस मदुरई शहर को कहा जाता है। गांधीनगर, गांधीनगर जो है कहाँ की, गुजरात की राजधानी है। ठीक है, हिमाचल की क्या है, गोवा की क्या है, एमपी की क्या है, आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर आप भूल रहे हैं रिवाइज कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग बनाया इसीलिए गया था कि आप बैठ के योजनाएं बनाइए देश के लिए। तो ये 1950 से यही काम लगातार करे जा रहा था। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। ठीक है, अब इसको बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं। अगर आपको जानना है किस लिए कहते हैं, अगर आपको जानना तो आप इकोनॉमिक्स वाली पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप पर जाकर के आप ज्वाइन करिए, वहां पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इसे बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं। क्योंकि सारा प्रभुत्व, स्वामित्व, मॉनेटरी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का, देश की अर्थव्यवस्था चलाने का सारा जिम्मा आरबीआई के पास है। तेज का महत्वपूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया था वो 1965 में बनाया गया था। ठीक है, कहां बना था? कांदला जो है गुजरात में। ये पहला एशिया का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो क्या था? सिंचाई बेहतर करनी है। क्या करना है? सिंचाई बेहतर करनी है। सिंचाई बेहतर करनी है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म होनी चाहिए और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होने चाहिए। सभी होने चाहिए हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। अब मामला थोड़ा बदल रहा है, आप कह रहे हैं सस्टेनेबल होना चाहिए। तो सस्टेनेबल अलग तरीके से आता है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो ऐसे यूज करे जाएं कि उनकी जो रिसाइकलिंग है वो बेहतर तरीके से हो पाए। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आपका बैंक अकाउंट जो है वो मान लीजिए किसी छोटे शहर में, आप आ जाते हैं माइग्रेट होके किसी बड़े शहर में। अब आप अपना बैंक ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, खाता जो है ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का विजन ये था कि आप कहीं से भी खाता जो है अपना ऑपरेट कर पाए। तो एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण कदम था ये 1990 के आसपास, जब श्री रंगराजन जो है वो आरबीआई के चीफ हुआ करते थे, मतलब गवर्नर हुआ करते थे, तब इस बात की शुरुआत हुई थी। और आज ये लगभग हर बैंक में लागू हो चुका है। ठीक है, मतलब हर बैंक इसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को फॉलो करती है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन शायद आ रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या मतलब। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये यूएस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें कोई इतना, जो वहां का बिल ऑफ राइट्स है उसके हिसाब से हमारे भी संविधान की एडेप्टेशंस हुई हैं। ठीक है, धर्म, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर ये क्या है? ये समता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ये राइट टू इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 19 तक जो है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, 14 से लेकर 19 तक ऑपरेट करती है। आगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपालों के प्रावधान के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 153 है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा होना चाहिए। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 और भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें में, और 74वें में क्या जोड़ा गया था? 9 का। ठीक है, मतलब 9A। समय की एसआई क्या है? अब यहाँ से साइंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एसआई यूनिट, और साइंस के क्वेश्चन भी आपको छोड़ने नहीं है। चलिए अब इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन 40 से 45 तक। देखिए आपको 5 नंबर की इंग्लिश आनी है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ हिंदी वालों को थोड़ा सा लग सकता है कि ये थोड़ा कठिन पैसेज है, क्या इसमें भारी भरकम शब्द यूज करे गए हैं, लेकिन बिल्कुल आप मेरे साथ रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, कॉर्नर स्टोन मतलब आधारभूत चीज है एवोल्यूशन की, मतलब जो
जो भी चीजें हुई हैं इस संसार में, जो है लाइफ से बनके जितने भी कॉम्प्लेक्स बीइंग्स बने हैं वो सारे जेनेटिक वेरिएशन की वजह से बने। अब यहाँ मैं साइंस नहीं समझाने लग रहा, लेकिन बात वही है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि बात क्यों हो रही यहाँ पे। विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में आई और तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। एंड सो अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। मतलब अगर जैसे बहुत ही लो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जैसे कि मान लीजिए जो कैट स्पीसीज होती है, जैसे बिग कैट्स होती हैं, जैसे टाइगर है, लायंस हैं और पैंथर और कौन से हैं, चीता भी जैसे अपने देश में है। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस है विद इन द स्पीसीज। अगर ये नहीं होगी ना तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे अगर चीता जैसे मान लीजिए सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन हमारे देश में और सारी जो बिग कैट्स हैं, जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर गई। अगर जेनेटिक वेरिएशन ना होती तो ये भी खत्म हो जाते, ठीक है। एक्सप्लेन्स लीड ऑथर योसन मोडले, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा इन साउथ अफ्रीका। तो ऐसा प्रोफेसर साहब ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर साहब ऐसे कह रहे हैं, 2 centuries ago the black rhinoceros which roamed much of sub-Saharan Africa had 64 different genetic lineages। मतलब कह रहे हैं कि बहुत टाइम की बात नहीं है, 200 साल पहले तक ही यहाँ पे 64 ऐसी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस थी, किसकी, ब्लैक राइनोसोरस की। लेकिन आज जो है वो खत्म हो चुकी हैं, लगभग 20 बची हैं, ठीक है। द स्पीसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया। जेनेटिकली 5 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशंस दैट वंस existed in Nigeria, Cameroon, Chad, एरिट्रिया, यूथोपिया, सोमालिया। मतलब इन कंट्रीज में एग्जिस्ट करती थी, वो आज नहीं है। उसमें मोजाम्बिक का भी नाम, एंगोला, सब खत्म हो गई। द ओरिजिन्स ऑफ द जेनेटिक इरोजन कोइंसाइडेड विद कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। मतलब जब कॉलोनियल रूल आया तो जो जानवरों का संरक्षण था उस पर ज्यादा कोई फोकस नहीं करा गया, ठीक है। हाउ आर पोचिंग फॉर द फ्रॉम द सेकेंड हाफ द 20th सेंचुरी, मतलब सेकेंड हाफ मतलब 1950 के बाद, ठीक है। हाउ आर पोचिंग फॉर हार्न्स हैड ड्रामेटिकली डिप्लीटेड देयर पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशली इन केनिया एंड तंजानिया। मतलब 2 ऐसी कंट्रीज थी, केनिया और तंजानिया में, जहां जो है ब्लैक राइनोसोरस की जो एक तरह सींग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब बहुत महंगी बिकती है मार्केट में, तो उसके लिए जो है वो राइनोसोरस को मारा जाने लगा, ठीक है। आजकल तो हालत यह है कि प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, जो जहां राइनो चरने जाता है तो उसके पीछे 3-4 गार्ड जो है अफ्रीका में घूमते रहते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, तो क्या बात कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि इस इंपॉर्टेंट जो है कॉर्नर स्टोन, जिसका मतलब था इंपॉर्टेंट मतलब कॉर्नर स्टोन, तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनेजेस इन 100 years। तो 64 थे, ठीक है, 20 लॉस्ट कर दिए। देखिए मैथमेटिक्स अभी क्वेश्चन आ गया एक तरह से। 64 थे, 20 लॉस्ट कर, 20 बचे हैं, ठीक है। 20 बचे हैं तो कितने, 44 बचे हैं। हाँ कह रहा ना, लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनेजेस इन 200 years। तो 64 लॉस्ट कर दिए, 20 बचे हैं, ठीक है। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोरस हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। तो कौन से ऐसे कंट्रीज है जिसमें लॉस्ट हो गए हैं और किसमें बचे हैं, ठीक है। तो फिर से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कंट्रीज हैं जिसमें बचे हुए हैं। तो इसमें तो कह रहा केन्या और तंजानिया में डिप्लीट कर गई है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। आगे कौन सा था, 5 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे एंड तंजानिया, ठीक है। वो बची थी कहां, अब जो कंट्रीज के नाम थे उसमें कौन कौन से थे, तंजानिया, ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, तंजानिया सही होगा। इसी तरह हम जैसे कोई डाउट होता है तो ऊपर जाके दोबारा से पढ़ें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई चीज आपको शुरुआत हो जाए एक तरह से। ब्रेक थ्रू हुआ है मतलब जैसे विकेट, जैसे क्रिकेट जब होता है तो विकेट गिरने की जब स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं कि पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है। तो इसका क्या मतलब होगा, अब कोइंसिडेंस ऐसा होता नहीं, ठीक है, डिजास्टर ये होता नहीं, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बतानी, एक्सीडेंट ये भी नहीं हो सकता, डिस्कवरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब ये थोड़ा सा कठिन वर्ड कह सकते हैं आप इसको, बॉयंट। अब बॉयंट के कई मतलब होते हैं और सारे ही समझो दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब इसमें दोनों जो मीनिंग्स होती हैं उसको दे रखा है। बॉयंट का मतलब होता है कोई चीज फ्लोट, ठीक है, जैसे आप जैसे मान लीजिए गुब्बारा अगर आप फेंक दें पानी में तो वो तैरता रहेगा, तो मतलब आप कह सकते हैं बॉयंट है, क्या, गुब्बारा जो है वो बॉयंट है, बलून जो है बॉयंट है अपॉन वाटर। इसका दूसरा मतलब भी होता है जो इंसान के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं बहुत हंसमुख, खेलने वाला, ठीक है, और बहुत ही चंचल टाइप का, ठीक है, वो चीज। तो लाइवली चंचल में आता है, बाउंसी जो है वो उसी सेंस में यूज होता है, और इंथुजियास्टिक भी। तो बॉयंट का क्या हो जाए, वेटेड, ठीक है, जो फ्लोटिंग के सेंस में है उसका अपोजिट क्या होगा, वेटेड होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों संबंधित शब्द का अच्छा रीजनिंग है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रीजनिंग है। सर कैसा हो गया आपका, आप तो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अरे सर क्या करें, इतना देंगे आज आप, ये लोग इतना जोश ले आते हैं ना, आपको क्या बताऊं। ये बात है, बच्चे मन करता है कि 100 के 100 क्वेश्चन करवा दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एनर्जी दिख रही सर आपके चेहरे पे लगातार। सर मुझे 100 क्वेश्चन आते नहीं। नहीं नहीं आते हैं सर आपको। कोई नहीं सर, धन्यवाद सर, अवनीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आप सभी का भी आभार, आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो मैं मैथ्स कराऊंगा भाई। मैथ क्वेश्चन सर ने गायब कर दिए थे भाई बीच में, आपको पता भी नहीं चलने दिया इन्होंने, इतना खो जाते हैं सर कराने में। देखिए अगर मैं बीच में रोकता नहीं ना तो गारंटी है रीजनिंग भी करा देते हैं, इनका अलग ही लेवल है भाई। तो आइए दोस्त, सबसे पहले आपका मैथ के क्वेश्चन, जैसा कि मैथ का आप देखते हैं, टोटल आपका मैथ का जो वेटेज है 25 का है। 25 का आपका वेटेज होगा, जिसमें आपका 5 नंबर तो मैथ के और साथ ही साथ आपका 20 नंबर डीआई का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 में किया है आपका वो हाई लेवल का था, इस वाले में भी हम कराएंगे आपको अच्छे लेवल आपकी डीआई लेके आए हैं। तो मतलब अच्छे लेवल की डीआई करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, जिससे कि आपको चीजें बड़े आसानी से अगर आपको वहां पे मिले तो आप घबराए ना। अगर कहते हैं भाई अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ की है, अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, तो आपके अंदर एक अच्छा ही अलग सा ही आत्मविश्वास आता है। इसलिए ज्यादा बातें ना करके आते हैं क्वेश्चन पे। हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 31 से भाई। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखें तो ये देखिए आपका रूट, कई बार आप घबराते हो भाई, वर्गमूल और दशमलव में घबराते हो, वही चीज आपको साथ यहां प्रिय करने वाला है। आपको बस 2 ही बातें कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है, 6√2 अपॉन 5√3 मल्टीप्लाई करना है भाई √2 प्लस √18 से, ये करना है। आपको 2 तरीका होगा, मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन कभी ना हो। ठीक है भाई, अगर कभी भी आता जाए √a मल्टीप्लाई √b, बच्चे इसको आप लिख सकते हो √a इंटू b। ठीक है, इसको आप बात ये लिख सकते हो। कभी भी अगर बात हो 2√a, एक सेकंड, 2√a प्लस 3√b, तो इसको आप लिख सकते हो, सॉरी यहां पे भी है आपका, कभी भी आपका 3√a हो तो इसको लिख सकते हो आप 5√a लिख सकते हो। ये बेसिक बातें हैं, अगर आपका मल्टीपल में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब जुड़ता है तो ये चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए उसी बेस पे इसी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस एक रूल है कि भाई हर में जो आपका हर में रूट नहीं आता। देखिए इसीलिए सारे ऑप्शन आपके जितने भी दे रखे हैं वहां कहीं भी आपको रूट नहीं दिखेगा। अब देखिए ये है, कभी भी आपका मल्टीप्लाई करना है ना तो आप सिंपल देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो सीधे आप खोलिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 को
अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा ये। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 2 बन गया, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त तो कितना होगा आपका, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है प्लस। अब देखिए, अब इसका जो 6 √2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 √2 का मल्टीप्लाई मेरे दोस्त किससे होगा, √18 से होगा। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी अगर आपका √a मल्टीप्लाई बाई √b हो तो क्या हो जाता है, √a इंटू b, ये हो जाता है। आपने बात अभी सीखी। तो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रूट के अंदर 2 गुणे 18 हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कितना, 18 दूनी 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 ही होता है। 6 गुणे 6 कितना आ गया आपका, 36। ये आपका प्लस में था, इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपका 36 आया। क्या है आपका 36। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो नीचे क्या है, 5√3 है, 5√3 है। बस इसको अगर आप देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 12 क्या हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 5√3। लेकिन आप अच्छे से जानते हो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि रूट आपके हर में जो है रूट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस √3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो भाई। तो अगर आप देखोगे 48 क्या होता है, 16 गुणे 3 होता है भाई, 16 गुणे 3, नीचे क्या आपका 5√3 बचा। ठीक है भाई। अब देखो कोई भी संख्या जैसे आपको a लिखी है ना, तो a बराबर होता है √a मल्टीप्लाई बाई √a। तो ये 3 है, अगर इसको मैं 3 को अगर मैं √3 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 16√3/5। 16√3/5 कहीं दिख रहा है, ए में दिख रहा है, आपका ए में दिख रहा है। सिंपल, इससे आप कुछ नहीं सोचना था, सीधे पेन चलानी थी, और अगर आपको बेसिक पता था सीधे बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आसान लगा होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 32। आधा यहाँ है आधा वहां है, चलिए कोई नहीं, हम आधा आधा मिलकर इसको हम पूरा करेंगे। कह रहा भाई ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। ए का भार बी का भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से। अब मेरे दोस्त यहां पर आपको लैंग्वेज समझना चाहिए, ये जिसका किसके लिए यूज हुआ है, कोई मुझे बताएगा ये ए के लिए यूज हुआ है या बी के लिए यूज हुआ है। ये फिर से एक बार पढ़ो, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार, ये बताओ यार, जरा सोचो, हमें कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले ना तो वहां पर 1 मिनट रुका करो। जिसका, किसका भाई, बी के बारे में कह रहा है, मैं उनसे बड़ा हूं जो, तो अगर मैं कहूं मैं उससे बड़ा हूं, मैं बी से बड़ा हूं जो सी से बड़ा है, तो किसके लिए बात हो रही है, बी के लिए बात हो रही है। मतलब जिसका मतलब क्या, बी का भार सी के भार से कहना चाह रहा है। अगर ये चाहता इंसान तो सीधी सीधी बातें बोल देता, लेकिन ये इशारों में कहना चाह रहा है। आप इसके इशारों को समझिए तो क्या बातें हो गई आपका, ए का भार बी के भार से 20% बड़ा है। ए का भार बी के भार से 20% बड़ा है। तो आप सिंपल तरीके से यहां ए और बी के बारे में बात कर लो और सीधे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। ए और बी के बारे में हम बात करें तो भैया इसने क्या बोला है, 20% बड़ा है। 20% वैल्यू क्या होती है, 1/5। ये अगर आपको नहीं पता है तो 20 को 100 से भाग करो, क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ए का भार, ए का जो भार है बी के भार से, तो नीचे किस पे आप डिपेंड कर रहे हो, बी पे डिपेंड कर रहे हो। तो ये अगर वैल्यू इसकी 5 होगी तो ये 1 ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 ज्यादा हो जाएगा। अब बात करता है भाई, इसने क्या बोला है, नीचे अगर आप देखोगे तो उसने क्या लिखा था कि जिसका सी के भार से 30% बड़ा था। जिसका मतलब क्या, कौन, बी जो है सी से 30% बड़ा है, 30%। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 30/100। इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3/10। तो मतलब क्या, बी जो है सी से, किससे भाई, सी से, तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, सी की। तो अगर सी की वैल्यू 10 होगी, एक लाइन नीचे लिखना दोस्त, इसको बहुत आसान से एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 10 से 3 बड़ा कितना हो जाएगा दोस्त, 13 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चनों को बड़े आसान से करेंगे। देखो अब देखो, एक बार आप करो बी की वैल्यू 15, एक बार बी की वैल्यू करो 13, गलत बात है ना। ये दो वही बातें हो गई, समय के अनुसार आप चेंज हो जा रहे हो। ये तो हरकतें किसी और की होती हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो दोस्त। इधर देखो, अब ये ऐसे अगर बातें बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान तरीके से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को बराबर करेंगे। तो हम, आप जानते हो, जैसे अगर आपका रेशियो दे रखा हो A/B
अगर आप यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ भी t से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से हमने क्या करना है भाई, b को बराबर करना है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b देखो कितना बन गया, 65 बन गया और यहाँ 65 बन गया। लेकिन आपने यहाँ पर जो है, आपने यहाँ पे क्या 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा, यहाँ आपने 13 से किया तो यहाँ भी आपको 13 से करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ भी आपको यहाँ भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो यार, बातें बड़ी खत्म। 13 छंग कितना हो गया 78, ए की वैल्यू 78, बी की वैल्यू 13 25 65 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 25 50। कितनी वैल्यू होगी 10 25 50। अब ये बात क्लियर हुई। अब उसने साफ साफ आपसे पूछा है कि ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भैया देख लो कितना अधिक है, ए और सी। ए का भार कितना निकला 78, सी का भार कितना निकला 50। तो भैया कितना अधिक है 28 अधिक है। अब आपको देखना भैया नीचे कौन आएगा, मेन लड़ाई यही है ऊपर नीचे वाली। भैया नीचे कौन रहना चाहता है, किससे, सी के भार से। उसने साफ साफ बोला है सी के भार से, तो सी का भार नीचे आएगा, जिससे वही वैल्यू नीचे आएगी। तो बस आपको परसेंटेज गुना 100 कर दो, तो 50 दूना 100, 28 दूना क्या आ जाएगा 56%। क्या आ जाएगा 56% कहीं दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। एनी डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आओ फिर अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है सामने, अगला क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। बड़े आसानी से करो भाई, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहां पे देखो, कभी भी अगर आपको दशमलव में कई बार मल्टीप्लाई हो, दशमलव में कई बार मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया करो, बस वहां पे समझो। देखो यहां पे आपको दो ही अंक दिख रहे हैं बार बार, 0.87 और 0.13। यही दो अंक हैं जो बार बार आपके साथ रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको मैं क्यों ना ए मान लूं और इसको मैं क्यों ना बी मान लूं। तो अगर आप इसको देखोगे, कभी भी अगर आपका बार बार रिपीट हो ना, तो वहां पर आप एक को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो देखो बड़ा आसान हो जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3। तो अगर कोई संख्या जैसे मान लो ए गुणे ए लिखा हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 3 लिख सकता हूं। तो ये आप अगर आप लिख सकते हो, बड़े समझदार हो फिर इसका मतलब आप। तो यहां पे लिख दो भाई ए क्यूब, यहां पे बचेगा प्लस, इसको आपने 0.13 क्या माना बी, तो ये 3 बार है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अब नीचे देखो, ये इसको ए माना है, ए इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखो ये ए है, ए बी है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। ये क्या है बी है, प्लस बी स्क्वायर। अब आपको बचपन में पढ़ा होगा आपने, बचपन वो ही जब आप गुल्ली डंडा खेलने के प्रयास में थे 5वीं 6ठी क्लास में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होता है, पहले आपका ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही तो होता था भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और नीचे आपका क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भाई कट्टम गुट्टा खेल सकते हो आप। तो बचा क्या आपका ए प्लस बी, बचा क्या आपका ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितना माना था आपने, 0. कितना माना था 0.87 और बी की वैल्यू कितनी माना था आपने 0.13। तो 87 में 13 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब कितना 87 में 13 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा मान लो। तो एक आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो बचा क्या आपका एक। कहीं है क्या उस उत्तर में, कहीं है क्या डी फॉर देवसेना विल बी सही उत्तर हो जाएगा। गारंटी है एक ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो हो सकता है आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दे दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए माइनस बी हो जाएगी भाई। ए क्यूब या ए स्क्वायर पे आपको क्वेश्चन बनने वाला है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। इसने बोला है परसेंटेज को भिन्न में बदलो, परसेंटेज को भिन्न में बदलो। अगर जिन्होंने परसेंटेज क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके क्लास देख लेंगे। बड़े आसानी से हमने परसेंटेज क्लास लगभग 1 घंटे क्लास ली है, बहुत आसानी से आपका विकल्प सही हो जाएगा। कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा हो ना, ये 2 सही 4/5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये होता है 2 + 5/4। या इसको मैं ऐसे भिन्न में लिखना चाहूं तो 5 दूनी 10, 4 14, 14/5 में लिख सकता हूं।
ये मैं लिख सकता हूँ, ये जो बगल में होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आपका हो जाएगा ऐड हो जाता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई इसको लिखोगे तो क्या 2 गुणे 22 मतलब कितना 44, 44 से कितना हो जाएगा 45/2। और आप एक बात जानते हो, परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको परसेंटेज लाना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। यहां पे मुझे क्या करना है, परसेंटेज हटाना है। तो भैया जिसको लाने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया था अब उसको भगाना होगा तो भाई उल्टा रिएक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से मैंने भाग कर दिया। अब ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस यही बस क्वेश्चन खत्म आपका। तो 20 पंचे 100, 9 पचे 45। ठीक है भाई, और कुछ कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा। क्या बचा आपका 9/20 दूने 40। 9/40 कहीं दिख रहा है क्या? ए में नहीं, हाँ डी में दिख रहा है भाई। तो क्या उत्तर हो जाएगा 9/40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं था भाई। और अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा भाई आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है परसेंटेज और औसत। तो परसेंटेज आपका हो गया। अब आइए भैया औसत। 4 भाइयों, ये उस जमाने की बात है जब किसी के 4 भाई हुआ करते थे। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी थी भाई? 15 वर्ष है। अगर उनमें से पिता को शामिल किया जाता है तो औसत क्या होता है? 5 साल बढ़ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर शॉर्ट ट्रिक से कहो तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दे सकता हूं, लेकिन आप सिंपल वे में इसको करो। और मैं दोनों तरीके में बता दे रहा हूं। 4 भाई हैं, 4 भाई का औसत आयु कितनी? एक बात जानते हो, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है आप जानते हो? योग बटे संख्या। अगर मुझे योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा? औसत को संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। औसत क्या होगी मेरे दोस्त? संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे देखो हमें योग निकालना है, 4 लोगों का मुझे योग निकालना है। तो भैया कितने औसत थी आपकी? 15। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60। यहां तक दिख रहा है क्या? हाँ भाई यहां तक दिख रहा है। तो 15 चौकों से क्या हो जाएगा? 60। अब देखो अगर पहले 4 लोग थे, अब उसका पिताजी आ रहे हैं भाई, तो कितने लोग हो गए? 5। तो अब जो है 5 लोगों का मैं अगर योग निकालना चाहूं तो भैया औसत क्या है भैया? पहले 15 थी, अब 5 बढ़ गया, तो मतलब 15 5 कितना होगा? 20। कितने लोगों का भाई? कितने आदमी? पहले तो 4 भाई थे, अब उनके पिताजी भी आ गए, तो मतलब कितने भाई हो गए? 5। यहां तक बात क्लियर है? तो कितना हो गया भाई उनकी? यहां पे कितना योग हो गया? 100। पहले कितना था योग? 60। अब कितना हुआ? 100। किसकी वजह से बढ़ा? उनके पिताजी की वजह से बढ़ा। तो उनके पिताजी की वजह से भैया कितना बढ़ा? अंतर ले लो, 60 और 100 का अंतर ले, क्या आएगा? 40। तो उनके ये जो बढ़ा है, ये जो वृद्धि हुई है, वो किसकी आयु होगी भाई? उनके पिता की आयु होगी। ये तो आपका एक ऐसा तरीका था। या फिर आप वैसे कर सकते हो सिंपल वे में। सिंपल वे में आपको बता देता हूं बहुत आसान तरीके से, जो मैं आपको तरीका बताया हूं। जो तरीका मैं अगर आप चाहोगे तो आपको मिल भी जाएगा। देखो यार, पहले 15 था भाई, अब क्या हुआ है? 5 औसत साल, औसत क्या हुई? बढ़ी है। कोई भी औसत रहे, अगर कोई आए, अगर जितनी औसत है, अगर उतनी ही उम्र का कोई व्यक्ति आता तो औसत में कोई चेंजेस ही नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या हुआ? उनके पापा आए और 5 साल बढ़ा दिए। तो भैया पहले मतलब 5 साल बढ़ाए, अगर ये 15 साल के ही होते जो उनकी पहले औसत थी तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन्होंने क्या? 5 की वृद्धि की है। 5 की वृद्धि की है कितने लोगों पे? 4 अपने लड़कों पे और 1 अपने पे। मतलब क्या हुआ? 5 लोगों पे। मतलब क्या दोस्त? 5 की वृद्धि करके लाए हैं ये 5 लोगों पे। तो मतलब 15 तो होना ही था इन्हें। साथ ही साथ 5 25, मतलब 25 ऐड कर दो भैया, तो क्या आएगा? 40 साल। इनके पापा की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 साल। तो ये बात समझ में आई होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये मैथ है, डीआई की 100 क्लास लूंगा भाई। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अजय सर का, जिन्होंने बहुत मेहनत की है आपको लोगों के लिए। इन्होंने पता इनके कंधे पे कितना भार है? जीए, हिंदी और रीजनिंग, मतलब सब कुछ इनके कंधों पे है। बहुत इन्होंने साथ दिया, बहुत बहुत मैं इनका आभारी हूँ। आइए सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका। धन्यवाद गौरव सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरी मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई। बच्चों के लिए एकदम हलवा मैथ जिसे कहते हैं कि आप कम समय में कितनी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे, आपने बताया। आज हम अब आपको करेंगे आगे साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस पर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन? ये प्रश्न दिख रहा है आपको? कहाँ तक हो गया? तो 25 नंबर तक शायद जीएस हो गया था, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन थे। चलिए साइंस के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम
हिंदी के क्वेश्चंस को, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा साइंस का, समय की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट पूछा है, एसआई मात्रक पूछा है। मैंने आपको एसआई मात्रक करवाए हुए हैं, और समय का मैंने क्या बताया था कि सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। जल्दी से आप लोग बताएंगे कैंडेला किसका एसआई मात्रक होता है? कैंडेला किसका एसआई मात्रक होता है और टेस्ला किसका होता है? कमेंट बॉक्स में आप इन दोनों का आंसर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है बताना है। तो कांसा किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा, और किससे बना होता है? टिन से। किससे? टिन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कॉपर और टिन। तांबा और जस्ता, तांबे को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। यहाँ पे तांबा, इसको भी कॉपर कहते हैं। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है? पीतल। क्या बनता है? पीतल। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप पीतल नगरी किसे कहते हैं? पीतल नगरी कौन सा शहर है? ऑप्शन में बताइए कमेंट बॉक्स में। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजी गई थी? आवर्त सारणी जो हमारी सबसे पहले आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? दमित्री मेंडलीव के द्वारा। किसकी? दमित्री मेंडलीव के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये भी मैंने आपको साइंस के क्वेश्चंस जब मैंने कराए थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने इसको बताया था कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं। तो होता है लायक काय। क्या होता है? लायक काय। या इसको लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स या तारक का या लायक का, जो भी कहना चाहें आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? एक प्रश्न आप और बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी बताएंगे आप। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं ये भी आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से एंजाइम, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। ये सब कराए हुए प्रश्न है जो मैंने आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी SSC के बताए थे, उनमें सारे प्रश्न कराए थे। तो मैंने ये भी बताया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन, जो क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। किसमें? शर्करा या शुगर, जो भी कहना चाहें, उसमें बदल देता है। ठीक है, तो साइंस के हमारे 5 प्रश्न थे, ये 5 प्रश्न हो गए। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये हमारे हिंदी के प्रश्न हैं। हिंदी के प्रश्नों को कर लेते हैं। हिंदी के ये 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 10 नंबर का क्या पूछा जाएगा? अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं, 10 नंबर का वो पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तरुण का विलोम शब्द बताना है। तरुण का विलोम शब्द, तरुण आप सभी जानते होंगे कि छोटे जो बालक होते हैं उन्हें तरुण कहते हैं, मतलब युवा को भी तरुण कहते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था से जो ज्यादा भी होते हैं कभी कभी उनको भी तरुण कहा जाता है। मतलब आप एक मान लीजिए कि 20 से 25-30 साल तक के लोगों को क्या कहते हैं? तरुण कहते हैं। तो ये युवा, बालक, मतलब क्या पूछा है? इसका विलोम पूछा है, विलोम। तो जो युवा का विलोम क्या होगा? युवा का विलोम होगा वृद्ध। तरुण को क्या कहते हैं? युवा कहते हैं, युवा। इसका पर्यायवाची होता है युवा, और इसका विलोम पूछा गया, विलोम क्या होगा? वृद्ध होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अगर ऐसे वाक्यांश के लिए शब्द आपने पढ़े नहीं हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे उनका उत्तर निकालेंगे? उनका उत्तर हम ऑप्शन से निकालने की कोशिश करेंगे। शास्त्राज्ञा इसमें जो है कहीं भी सूर्य को देखने की बात से संबंधित कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य और पश्य। पश्य मतलब क्या होता है? पश्य मतलब होता है देखना, और सूर्य भी आया हुआ है। आ का मतलब नहीं, आ का मतलब नहीं। जो सूर्य को नहीं देख पाए वो क्या होगा? असूर्य स्पस्या। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके वो क्या होगी? असूरम पस्या। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका बताना? व्योम का पर्यायवाची बताना है। ये देखिए, व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये चीज आप जरूर देखेंगे एग्जाम में कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम इस नहीं वर्ड को नहीं देखते, नहीं शब्द देख नहीं पाते हैं और प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़ना है। व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्योम का मतलब होता है आकाश। व्योम का मतलब होता है आकाश। तो हमें बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये बताना है। अंतरिक्ष भी आकाश का पर्यायवाची होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, पीयूष। पीयूष आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आप सभी दुकान पे सामान लेने जब जाते हैं तो किलो होता है, एक सवा किलो होता है। सवा किलो की भी बात करते हैं तो किलो से ज्यादा होता है सवा किलो। मतलब क्या है कि शेर को मतलब कम को ज्यादा या एक दूसरे से बड़ा, एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लोकोक्तियां और मुहावरे हैं ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिली होगी जिसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण हमारे लेखक और उनकी रचनाएं हैं वो कराया हुआ है। वहां पर आप जाके पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, उनको जाके देख सकते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के देवता, ये दोनों किसकी रचना है पूछा गया है। ये दोनों किसकी रचना है ये पूछा गया है। ये दोनों किसकी रचना है? मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेन्द्र या धर्मवीर भारती? धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के देवता। मोहन राकेश की रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी खत्म हो गई है, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? रीजनिंग के प्रश्नों को भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए करते हैं इसको। 46 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कनाडा और ओट्टावा में क्या संबंध है, वही संबंध क्यूबा और ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक शब्द आना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा। क्या होती है? ओटावा। राजधानी और मुद्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी जनरल अवेयरनेस की क्लास में कराया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां मैंने बताया है कि कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा। उसी तरह क्यूबा की क्या राजधानी होती है? क्यूबा की राजधानी, बहुत छोटा देश है इसलिए बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे क्यूबा की राजधानी क्या होगी, तो ऑप्शन से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बर्न तो बहुत फेमस राजधानी, सब पता हो, बर्न तो आपको सबको पता होंगी। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की होती है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? बर्न होती है। मैड्रिड किसकी होती है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। ठीक है, ओस्लो किसकी राजधानी? नॉर्वे की। किसकी राजधानी? नॉर्वे की। तो बचा क्या? हवाना। हवाना, हवाना किसकी होगी? क्यूबा की होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से इसको करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कूट भाषा में यदि डबल को क्या लिखते हैं? ट्राइगल, DOUBLE, इसको क्या लिखा गया है? FRYGRL। तो शुरू के 3 वर्ड हम देखेंगे, पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 अक्षर जो शुरू में लिखे हैं इनको देख लेते हैं कि क्या संबंध है, इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो डी के बाद क्या आता है? DEF, इसमें क्या किया गया है? 2 ऐड किया गया है, DEF। ओ के बाद आर आने में PQR, 3 ऐड किया गया है। इसके बाद यू में देखेंगे, यू से वाई पर, यू के बाद VWXY यानी 4 ऐड किया गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं?
पहले 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करके 3 ऐड करके फिर 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिथाइल पूछा गया है। तो m में क्या करिए, 2 ऐड करिए, m के बाद आता है n, n के बाद क्या आता है o आता है। फिर क्या लिखा है e में 3 ऐड करिए, f g और h, क्या आता है h, 3 ऐड करने के बाद। उसके बाद t में क्या करिए, 4 ऐड करिए, u v w, उसके बाद क्या आएगा x। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, OHXMES। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है, पढ़िए इसको, इस प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा प्रश्न, जल्दी से इसको पढ़िए, जल्दी से इसको पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न कह रहा है स्वाति अनिल की इकलौती बहन है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, आप हमारी रीजनिंग की क्लास में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर मेल है तो हम किसका, ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे, और अगर फीमेल है तो किसका प्रयोग करेंगे, सर्कल का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें भाई बहन का संबंध दिखाना है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, अगर हस्बैंड वाइफ का संबंध दिखाना है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए अब इसको करते हैं। स्वाति क्या है, अनिल की इकलौती बहन है। अब अनिल को बना दीजिए, अनिल, अनिल मेल है तो इसलिए ट्राइंगल में आएगा। ठीक है, अनिल की बहन क्या है, कौन है, स्वाति है। अनिल की बहन कौन है, थोड़ा इसको छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, इसीलिए इसी में एडजस्ट करना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करिए। अनिल की बहन कौन है, अनिल की बहन कौन है, स्वाति। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया स्वाति। अनिल मेल है और स्वाति फीमेल है, इसलिए अनिल को क्या किया हमने, ट्रायंगल में रखा और स्वाति को सर्कल में रखा। उसके बाद क्या कह रहा, अनिल की माँ गौरी है। अनिल की माँ कौन है, गौरी, तो अनिल की माँ को यहाँ गौरी लिख दिया, ये अनिल की माँ हो गई। ठीक है, कामिनी गौरी की माँ है, इनकी भी माँ कौन है, कामिनी है। ठीक, चलिए ये हो गया। कामिनी का पति कौन है, गौरव है। कामिनी का पति कौन है, गौरव, तो कामिनी के पति को हमने ऐसे दिखाया और यहाँ पर गौरव लिख दिया। ठीक है, पूनम कौन है, पूनम गौरव की सास है। पूनम कौन है, गौरव की सास, मतलब गौरव की सास यानी कामिनी की माँ। गौरव की सास कामिनी की क्या होगी, माँ होगी। ये कौन है, पूनम। ठीक है, तो स्वाति का गौरव से संबंध बताना है। स्वाति कहाँ पर है, ये स्वाति है, और गौरव कहाँ पर है, ये गौरव है। इनका संबंध बताना है, तो कौन होंगे, क्या संबंध है, जल्दी बताइए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। गौरव का स्वाति से क्या संबंध है, ये तो ये इनकी क्या होगी, परपोती होगी। ऑप्शन नंबर, यहां से आप देखेंगे जब गौरव का स्वाति से पूछा है तो ये गौरव की क्या होंगी, ये गौरव की क्या होगी, ये गौरव की बेटी। गौरव की बेटी कौन हुई, गौरव की बेटी हुई गौरी। गौरव की बेटी हुई गौरी, और गौरी की पुत्री कौन है, गौरी की पुत्री है स्वाति। यानी क्या ऑप्शन हुआ, पोती या नातिन, पोती या नातिन। ठीक है, इससे आप देख पा रहे होंगे कि एक पीढ़ी का अंतर है, बीच में एक पीढ़ी है उसका अंतर है। तो यहाँ पर ये बेटी और बेटी के नीचे क्या होगी, नातिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 20 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको करवाया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तारीख प्लस महीना प्लस वर्ष, फिर आता है लीप वर्ष,
फिर प्लस करेंगे शताब्दी, और बटे क्या करेंगे, बटे में कर देंगे 7। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं तारीख कितनी है, तारीख है 29, महीना कितना है, जून। मैंने आपको बताया है जून का जो कोड होता है वो निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, 1440225036146 ये होता है कोड। ठीक है, ये मंथ कोड होता है, 1 जनवरी और उसके बाद फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह होते हैं। तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए जून का। जून का होता है क्या, 5, जून का होता है 5, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। फिर क्या आता है, वर्ष। वर्ष मैंने बताया कि जो आखिरी में लिखा हो, 2010 के लास्ट में 2 क्या लिखे हैं, 10, तो 10 हमारा वर्ष होगा। और शताब्दी क्या होगी, जैसे 2010 लिखा हुआ है तो 10 होगा वर्ष, और शताब्दी क्या होगी, 2000। ठीक है, तो यहाँ पर शताब्दी क्या होगी, वर्ष के बाद लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष। तो 10 को 4 से भाग करिए, 10 को 4 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और जो शेष बच जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से मतलब है। शताब्दी क्या है, शताब्दी 2000 है, 2000 में 400 का भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाता है, और जब पूरा पूरा कट जाए तब मैंने आपको बताया है कि तब शेष क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। अब इस पूरे को क्या करिए, 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तब इसको जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है, 22, 13 और 9 होता है 22। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 3 और 3 2 5 और 1 6, 22, 22 3 3, हाँ ये आएगा 5। ठीक है, क्योंकि 22 का 2 लिखा हमने, 2 हमारा हासिल बच गया, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर 52 और बटे में क्या आ गया, 7। तो शेष क्या बचा, जब इसको आप भाग देंगे तो 49 होता है, शेष बचा 3, शेष बचा 3। और तीसरा दिन कौन होता है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, जनवरी, वो शुरुआत करेंगे रविवार से, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तीसरा कौन सा दिन होता है, मंगलवार। तो मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी चीज। चलिए आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरीके समान है और चौथा जो है समान नहीं है, वो हमें बताना है। मतलब ऑड वन को आउट करना है। क्या करना है, ऑड वन को आउट करना है। ये हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, असमान शब्द का चयन करना है। निश्चित, अस्पष्टार्थ, भावभावी और संशयग्रस्त। अस्पष्ट और संशयग्रस्त और उभयभावी, ये क्या होते हैं, ये जो है एक तरह के शब्द हैं। निश्चित शब्द जो है, जो निश्चित होता है, वो इनमें से कौन सा है, अलग है। ठीक है, वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए उसके बाद हम आएंगे, किन प्रश्नों को करेंगे, हम करेंगे गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, अपठित गद्यांश जो पूछे जाते हैं हिंदी में 10 नंबर के, उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 71 से 75 तक के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा ये हमारा पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज है। तो इसको पढ़ने में काफी समय हमारा वेस्ट होता है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न से हम ढूंढेंगे केवल वहां पर जाकर गद्यांश में कि कहां पर चीजें कौन सी लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा कहां पर है, 71, 71वां नंबर। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बना है। जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद इक प्रत्यय लगा हुआ है और लास्ट में ता प्रत्यय लगा हुआ है। ये 3 चीज इसमें आध्यात्मिकता में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो बताइए कैसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। कैसे परोपकारी लोग होंगे जो सदा पूजे जाते रहेंगे, ये हमें अब गद्यांश में देखना पड़ेगा कि कैसे लोगों की बात की जा रही है।
तो गद्यांश पे आते हैं और ढूंढते हैं कि ये चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं। कैसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि परोपकारी लोगों की बात कहाँ पर हो रही है। परोपकारी लोगों की बात कहाँ पर हो रही है। तो इस तरह जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परोपकारी लोग की बात कहाँ हो रही है। कुछ हिस्सा इधर भी पैसेज का लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझ के देखना पड़ेगा। ऐसे परोपकारी लोग कहाँ पर लिखे गए हैं, देखते हैं। भौतिक रूप से मतलब ये देखिए यहाँ पर बात हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऐसे परहितकारी कलांतर में पूजे जाते रहेंगे। कैसे लोग पूजे जाते रहेंगे। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी जो दूसरे के हित की चिंता करें, ऐसे लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो दूसरे की हित की चिंता करें। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो मैंने क्या आपको बताया कि सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे, वही कालांतर में सदा पूजे जाते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कठोर सत्य किसको कहा गया है। कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य किसे कहा जाता है गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता को किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। ठीक है, पूरा प्रश्न ये है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। हमें अच्छे कर्मों से नाम कर अमर कर लेना चाहिए। हमें अच्छे कर्मों से नाम कर अमर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करेंगे। पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करेंगे, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, परहित और परोपकार करेंगे, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो ये सभी ऑप्शन सही तो लग रहे हैं, लेकिन जो हमें गद्यांश के हिसाब से प्रश्नों को हल करना है, तो गद्यांश में जो चीजें सही हैं उन्हीं के हिसाब से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको दिखा देता हूं मैं। गद्यांश पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व अपरहित कर्मों पर बल देकर मानव जीवन में तो उत्प्रेरणा बन सकते हैं, उत्प्रेरक बन सकते हैं। कैसे, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर। तो हम कैसे जो है प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत हम कैसे बन सकते हैं, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अपने अगले पैसेज पे आते हैं। 2 पैसेज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हमेशा पूछता है, ये भी देखिए कितना बड़ा पैसेज है। पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल प्रश्नों को ढूंढना होगा। जहां पर भी पैसेज में वो लाइन लिखी होगी हम केवल उसी लाइन को ढूंढेंगे, हम पूरा पैसेज पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद क्यों नहीं होता। तो पैसेज में आप देखेंगे तो लिखा होगा कि यह माता पिता को इसलिए नहीं पसंद होता कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर बच्चे किसमें, कविता और गीतों में खो जाएंगे, तो जो माता पिता लक्ष्य बनाए हुए हैं बच्चों के लिए कि आगे तुम्हें ये बनना है वो बनना है, वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं होती है क्योंकि।
क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। यही जो है पैसेज में बात की गई है कि माता पिता क्यों नहीं पसंद करते। माता पिता इसलिए नहीं पसंद करते कि वो जो बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया है बच्चे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और स्कूल इसलिए कविताओं को नहीं पसंद करते हैं कि इससे क्या होगा, पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है और समय हमारा क्या होगा, व्यर्थ होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 78, गीत कविता के बारे में कौन सा सत्य सही नहीं है। सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। कौन सा सही नहीं है गीत कविता के बारे में? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये तो सही है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करता है, ये भी सही है। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, हाँ इनकी व्यापक सहमति तो नहीं है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ऐसा नहीं है। गीत कविताओं को समाज में कई बार स्वीकारा जाता है, बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े लेखक आज भी हमारे समाज में हैं, तो इनको स्वीकारा जाता है, ऐसा नहीं कि इनको स्वीकारा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है कि सहमति नहीं है, सहमति है। 79 पे आते हैं। 79, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, ये बताना है हमें। प्रश्न इधर है, ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ऊपर लिखें। प्रश्न क्या था? प्रश्न था शिक्षा व्यवस्था जो होती, स्कूल होते हैं, वो कविता को, गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं। जल्दी से बताइए किस दृष्टि से देखते हैं गीत कविता को। साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में या बाधक के रूप में? बाधक के रूप में देखते हैं। गीत कविता को किस रूप में देखते हैं? बाधक के रूप में, कि गीत कविता पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम को पढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं, ना कि कविता को, इसलिए गीत कविताओं को बाधक के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर। अगला प्रश्न है 80 नंबर। यहां पर आपकी डीआई चालू हो जाती है, यहां पर आपकी डीआई शुरू हो जाती है। तो डीआई का क्वेश्चन जो होंगे हमारे कौन कराएंगे? डीआई के सर कराएंगे, गौरव सर। वो बहुत अच्छे से आपको डीआई उन्होंने कंप्लीट कराई हुई है और आगे भी कराएंगे। तो अब हम कहां पर कौन से प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करेंगे? हमने यहाँ पर साइंस के प्रश्नों को हल कर लिया है, हमने रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया है और हमने गद्यांश के प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अब हम किन प्रश्नों पे आएंगे? अब आपके जीए के प्रश्न हैं। जीए के प्रश्न हैं जो 51 नंबर से शुरू होंगे और 51 नंबर से होके कहाँ तक जाएंगे? 51 नंबर से होते हुए वो जो है आगे आपको नरेंद्र सर हैं, वो उन प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऑप्शन। चलिए बुलाते हैं नरेंद्र सर को। नरेंद्र सर जीएस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एक एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक प्रश्न में 4 प्रश्न बनाने के लिए माहिर हैं सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसे कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी मेहनत कर रही है टीम, देख रहे हो तुम, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा ही। देखिए ये जीवन का नियम है, मेहनत करना। कहते हैं कि बिना संघर्ष के जीवन नहीं है, है ना? इसलिए इंसान को संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन जीना यूं ही आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़ा, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो समझ गए, ये जीवन है, तो मेहनत करनी है। जब मेहनत ही करनी है तो रो के क्यों करो, फिर मस्ती से करो ना, है ना? क्योंकि मेहनत के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर संघर्ष करो, लगे रहो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है आपका ये आपका पहला जो है आ गया 51। देखिए इसे देखिए, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा को पूरी तरह कागज यानी पेपरलेस होने वाली विधानसभा बनाया गया है? तो पेपरलेस का मतलब समझ रहे हैं आप, उसमें कागज का कोई उपयोग नहीं हुआ है ना? ये देखो आधुनिक अब भी यही चल रहा है। जैसे न्यू जो ऐप आए हैं हमारी प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो जारी किए हैं, भीम ऐप वगैरह हुआ, आपका ई पेमेंट जितने भी हो रहे हैं, उन सबसे क्या हो रहा है कि
जो नोट जो हो रहे हैं उसमें भी बहुत गिरावट हो रही है। अब कैशलेस हो रहा है इंडिया, और ये सही भी बात है। पता है कितना खर्चा बैठता है नोट बनाने का, है ना। और जब आप सारी चीजें लेस कर सकते हैं, कागज लेस, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में आएंगे तो पर्यावरण के लिए सीधा सीधा योगदान जाएगा, है ना। आपको पता है कि पेड़ काट के ही कागज बनाए जाते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, जरा देखिए। गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, जो भी आप हो आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, बता सकते हैं। नागालैंड, ठीक। नागालैंड ये वही राज्य है जो जम्मू कश्मीर के बाद विशेष दर्जा जो मिला था वो नागालैंड को ही मिला था, है ना। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि पेपर उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर ज्यादा विख्यात है, जो पेपर उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सा है, बता सकते हैं आप। देखिए उसका नाम है नेपा, नेपा नगर, ठीक। नेपा नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पेपर के लिए, है ना। पेपर मिल है। कहां पर है ये नेपा नगर, एमपी, मध्य प्रदेश। एक और चीज, नेपा और नेफा फर्क है, ठीक। नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है ना। हाँ, असम को कामरूप बोला जाता है, उड़ीसा को उत्कल बोला जाता है। जितनी आप गहराई से करेंगे, आप देखिए चीजें निकलती कितनी एडवांस आएंगी, है ना। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे सभी साथी, हमारे सभी टीम, गौरव सर हुए, अवनीश सर हुए, या फिर अजय सर हुए, ये जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। मतलब उत्साह भरा पड़ा है फूट फूट के, है ना। तो कोशिश करिएगा मेरे भाइयों, आप भी मेहनत करें, है ना। बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप अपना रिजल्ट दिखाएंगे कि 90.9% बनी है पैट में, और वो भी किस जगह से बनी है, मैथ गुरुज चैनल से। तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम के किस देश से की गई है, तो किस देश ने यह मेजबानी की है 5वीं, तो किसने की है, बता सकते हैं। श्रीलंका। किसने की है, श्रीलंका। अच्छा, बिम्स्टेक का जो वो हुआ है, आप कहें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है, पता है। 6 जून कब हुई है, 6 जून 1997। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इसका, ढाका। मुख्यालय कहां पर है इसका, ढाका, ठीक है। ढाका किसकी राजधानी है, पढ़ा तो रहे थे सर ना तुमको। हाँ, किसकी राजधानी ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, देवास पांडे, ठीक, अवनिंद्र पूनिया, दिनकर गुप्ता, पुष्कर जोशी, कौन है। हाँ जी, कौन है, सी, कौन है, दिनकर गुप्ता, ठीक। ये क्या है, जांच एजेंसी है। और एक चीज मैं बता दूं, जो CBI होती है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इंफॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं, CBI, तो CBI का जो महानिदेशक है इस समय कौन है, CBI का महानिदेशक कौन है, ऋषि कुमार। इस समय कौन है, ऋषि कुमार, ठीक। स्थापना कब हुई थी CBI की,
सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963। ठीक, ये सभी जांच एजेंसी हैं, लेकिन जो सीबीआई रो है वो हमेशा प्रधानमंत्री के ही लिए कार्य करती है, याद रखना, है ना। बाकी सभी एजेंसी काम नहीं करती हैं पीएम के लिए, लेकिन सीबीआई रो हमेशा प्रधानमंत्री के ही लिए कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में देखते हैं। जून 2022 को कौन सा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़की यानी गर्ल्स की बात कर रहा है, कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? कौन है? सनन ढाका। ये क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, अच्छा एनडीए की स्थापना कब हुई थी जरा बताना। एनडीए की 7 दिसंबर 1954, 7 दिसंबर 1954 में एनडीए की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखो इसके कोडिंग सवाल कभी कभी पैरेलल जो होते हैं ना, इसके पैरेलल सवाल वो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखिए। वैश्विक प्रतिष्ठात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान, भारत को कौन सा स्थान जो प्राप्त हुआ है ना। प्रतिस्पर्धा समझ रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? आप तैयारी कर रहे हो? इसी को कंपटीशन बोलते हैं ना, हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। कौन सा स्थान है इसका? 37वां। ठीक, कौन सा स्थान है? 37वां। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है, ये जो बताता है कि किस देश का कौन सा स्थान है, उसे हम कहते हैं IMD। क्या कहते हैं? IMD, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है मैं आपको बताता हूं, ये जो है वैश्विक इधर वाला कोडिंग है, वैश्विक इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, तो इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है? IMD। ठीक, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, ये इसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत किसके लिए लड़ रहा है अभी? विकसित होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं 26। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारतीय गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई? कौन सी चलाई गई बताइए? कौन सी चलाई गई? कोयम्बटूर से साईनगर। कहां पड़ती है? शिरडी, महाराष्ट्र। और कोयम्बटूर कहां पड़ता है? आपने पढ़ा है? तमाकू बोर्ड। कहां पर, कहां स्थित है तमाकू बोर्ड? कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश। ठीक, वही है, ये ट्रेन चलाई गई थी। अच्छा, भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी और किसके समय? कभी भी आप फंस जाओ, ठीक है, डल याद रखो, डाक सेवा, ठीक है, और रेल सेवा, ये दोनों ही कैसे चली हैं? डलहौजी के समय। तो भारत की जो पहली रेल थी 16 अप्रैल 1853 में जो चली थी, वो डलहौजी के, वायसराय डलहौजी के समय हुई थी। और डलहौजी के समय एक ही नहीं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की, पीडब्ल्यूडी। ठीक, पीडब्ल्यूडी के बाद आईआईटी, पहली जो आईआईटी खोली गई थी भारत की, वो डलहौजी ने खोली थी, रुड़की में। ठीक है, रेल सेवा भी डलहौजी ने चलाई है, डाक सेवा भी डलहौजी ने चलाई है ना। ये सारी चीजें किस वायसराय के समय हुई है?
डलहौजी के समय। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है? यानी इसमें हर घर में आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। कौन सा जिला है ये? सांबा। ठीक, देखो हालांकि ये पूरा ही गलत है सवाल, क्योंकि सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है, तो ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए इसको, लेकिन कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक, तो आप लिख लीजिए इसे, ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, कोई नहीं, जब पानी पीने के लिए बनाना पड़ता है तो कभी कभी इंतजार करना पड़ता है कंकड़ पत्थर बैठने का। ठीक है, तो ऐसे जब एग्जाम दो तो कंकड़ पत्थर बैठने का इंतजार करो, जहां से जो कुछ मिल जाए आप उस वहां से अचीव करो। ठीक, तो ये आयुष्मान योजना जो सबसे पहले जो 100% जो लागू हुई है वो किस में हुई है? सांबा। सांबा जो जिला पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अच्छा, आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान योजना की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 23 अप्रैल 1918। ठीक, 23 सितंबर 1918। ये कब हुआ आयुष्मान योजना? 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी। आपको भी पता है 5 लाख तक का फ्री इलाज इन्होंने बताया था, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब दूसरी बार जीता है? देखो मैं आपको बताऊं, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्या कहते हैं, जिसने भी सवाल बनाया है ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हैदराबाद और मुंबई दोनों को ही बताया गया है। ठीक, हाँ, हैदराबाद और मुंबई दोनों ही ने ये जीता है, मतलब पेड़ लगाने के लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा विश्व में पेड़ कौन लगाता है भारत में? बताओ, सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में पेड़ हैं? सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो एमपी में और सबसे कम है हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस शहर ने, अच्छा ये हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार के सशस्त्र बल युवाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई योजना को क्या नाम दिया है? अब देखो इसमें कंफ्यूज है। ठीक, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोटेक्ट जो किया है, मतलब जो आप एक तरीके के कह रहे हैं कि हिंसक जो बने हैं अभ्यर्थी, उन्होंने एक ही चीज ले ली, अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, पर योजना अग्निवीर के नाम से नहीं चली है। ठीक, योजना अग्निवीर के नाम से नहीं चली है। किस नाम से चली है? अग्निपथ के नाम से, है ना। ठीक, सशस्त्र बल की अग्निपथ के नाम से योजना चली है। ठीक, ये केंद्र सरकार का नया फॉर्मूला है। अब देखते हैं ये कितना सक्सेस रहता है ना, क्योंकि युवा, इस फॉर्मूले ने युवाओं के तो बस सपने तोड़ दिए। सरकार तो ऐसी हो गई है इस समय कि बस आंख खोलो और अपना डिसीजन सुना देती है। आप पेट में ही देख लो ना, कहां सेंटर जाके लगाए हैं पेट में, किसी का उन्नाव डाला है। ये मानसिक उत्पीड़नता होती है। आप अगर पास में होते तो आराम से चले जाते हैं। ये तो 2 मिनट में फैसला सुना के चल देती है गवर्नमेंट। ठीक, झेलना किसको पड़ता है?
आप और हम जैसे व्यक्तियों को, है ना, ऐसी अग्निपथ निकाल दी, पता ही नहीं पड़ा कब निकाल दी। अब जो तैयारी कर रहे हैं लड़के जिन्होंने मेहनत की है, उनका क्या होगा? अरे उनके बारे में भी तो सोचो यार, वो सब कुछ कराए हैं। बच्चों के केवल बस ज्वाइनिंग रह गई थी एयरफोर्स वालों की, तो वहां भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई इन्होंने, वो भी भर्तियां रद्द कर दी। वो बच्चे कहां गए? उनके बारे में तो सोचना चाहिए सरकार को। चलो खैर, ये मैटर गवर्नमेंट सरकार का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आप सभी हस्तक्षेप करें। ठीक, कम से कम बताएं तो सही। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं। हो गए। इक्यावन से शुरुआत की थी, कहाँ गए? इक्यावन से हो गया ना आपका? हम्म? कहाँ तक हुआ आपका? ये करा दिया आपने? नहीं, ये क्या था ये? नहीं सर, ये नहीं। ये कहाँ कहाँ से पीडीएफ खुली है? अरे नहीं, ये तो तुम्हारे हैं। ये दूसरी को दिया इन्होंने। ये तो नहीं, कोई नहीं सर, आपने अच्छा पढ़ा तो और ठीक है सर। तो आप चाय पीजिए सर, चाय ठीक, ठंडी हो गई ठीक। सर। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कोई नहीं थोड़ा सा। सांबा आपका, सांबा जी 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 59 पढ़ा दिया आपने, जी। अब उसका 61 हाँ, कहाँ तक पढ़ा दिया आपने? ये वाला एक 60 से ठीक, यहाँ तक सर, जाएगा सर। जी जी, ठीक ठीक। 60 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जी, चाय तो पीजिए सर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा समय के लिए खेत चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? चलिए, देखो सिगरेट पर चेतावनी छापने तो खैर हमारे यहां पर भी नियम है ना, लेकिन कोई नहीं। कौन सा बन गया है? देखिए, कनाडा। कौन सा बन गया है? कनाडा। क्या पाया जाता है सिगरेट में? जो आदमी उड़ाते हैं धुआं, क्या पाया जाता है सिगरेट में? निकोटीन। ठीक, क्या पाया जाता है? निकोटीन। और यही निकोटीन जो है
हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है उस पर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है ना। बाकी सिगरेट में ऐसा है कुछ नहीं। ठीक, ओके। नहीं, सिगरेट पीने वालों को तो चलो एक बात समझ में आती है कि वो थोड़ा धुआं लेके रिसर्च कर रहे हैं कि ये हमें कब तक बीमार कर सकती है ना। वो रिसर्च करे और करना भी चाहिए, तो ही पता पड़ी कब तक बीमार पड़ रहे हैं। ये गुटखा खाने वाले क्या रिसर्च करते हैं, इससे क्या होगा, है ना। उसका तो चलो हमें समझ में आता है कि सिगरेट वाले रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कब ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, लेकिन ये कब हो। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है बगदाद की राजधानी, क्या है, किसकी राजधानी है बगदाद। नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, बगदाद की राजधानी, बगदाद किसकी राजधानी है, इराक, थाईलैंड, रूस, चीन, किसकी राजधानी है। तो एक यहां पर आतंकी संगठन था, आपको पता, बड़ा फेमस आतंकी संगठन था, उसका नाम था आईएसआई, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ, ठीक। तो बगदादी जो संगठन था, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ लेबनान, तो इसका जो संगठन था आईएसआई का, जिसमें बगदादी जो था उसको अमेरिका वालों ने अब तो खैर बताते हैं खत्म कर दिया है, लेकिन वो इसी का यहीं का था। राजधानी क्या है इसकी, इराक, इराक की राजधानी क्या है। हाँ, अच्छा, पेरू की राजधानी क्या है बताओ, पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की ऑफिशियली राजधानी क्या है, तो पता क्या है, महाराष्ट्र की ऑफिशियली राजधानी है मुंबई, पता है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, चिराव लोक नृत्य कहां का है, 62 चिराव लोक नृत्य कहां का है, कहां का है चिराव, मिजोरम, पांडिचेरी, राजस्थान, गुजरात, कहां का है, मिजोरम। अच्छा, बांस नृत्य कहां का है, ये एग्जाम ने कई बार पूछा है, हो सकता है आपके बारे में पूछे। बांस नृत्य, ठीक, बांस नृत्य कहां का है, हो सकता है आप लगा दो उसे क्या कहते हैं, असम को, है ना। आप ये समझोगे कि असम में सबसे ज्यादा बांस होता है, तो आप असम को ट्रिक लगा सकते हो। कहां का है, नागालैंड का, ठीक, नागालैंड का। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हैं। देखो, मेरी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको सारे राज्यों को पूरी डिटेल में बताया था, ठीक। तो भारत के कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हुए हैं, कितने राज्य हैं, 4, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने भारत के राज्य हैं जो विदेश की सीमा से लगे हुए हैं, यानी विदेशी सीमा से लगे हुए हैं, बता सकते हैं। कुल 17 राज्य हैं भारत के, ठीक, 17 राज्य किससे लगे हुए हैं, भारत की 17
राज्य, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 63वां क्वेश्चन, कितने राज्य भारत ये हो गया, अच्छा 64वां, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, बताइए। कहां पर स्थित है? पुणे। कहां स्थित है? पुणे, ठीक। अच्छा, ये फिल्म जगत में सबसे जो उच्च कोटि का, ये ऊपर हमें रखें, फर्स्ट क्लास का पुरस्कार कौन सा होता है? फिल्म और टेलीविजन में सबसे ऊपर पुरस्कार कौन सा मिलता है सभी को? ऑस्कर मत बता देना, ठीक, अगर तुम्हारे दिमाग में आओ तो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर इंटरनेशनल हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेडी विद लैम्प किसे कहा जाता है? तो देखो, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो सबसे ज्यादा मतलब जो मरीज थे, घायल थे, वो किसने बचाए थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ने। तो इन्होंने जो बजाए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लेडी विद लैम्प, ठीक। अच्छा, आयरन लेडी किसको बोला जाता है? भारत की आयरन लेडी, भारत की आयरन लेडी बोला जाता है इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये भारत की आयरन लेडी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट 66वां, विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने संगठन हैं? 66, कितने हैं? 164। इसकी स्थापना कब हुई है? WTO की स्थापना कब हुई है? एक जनवरी 1995, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फिट्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? फिट्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? मैरियन व्याजोक्वा, ठीक, ये है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी, ठीक, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री
याद रखिए, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और भारत की भी वो पहली बनी थी, ठीक है। जेबी कृपलानी की बेटी थी, जीवनराम भगवान दास कृपलानी की बेटी थी, जेबी कृपलानी की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे उनकी बेटी थी, ठीक। ये बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना। और शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक। पंजाब की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है अरविंदर कौर, ठीक। है ना। राजस्थान की वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये सब याद कर लेना, ठीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है। 69 सॉरी, इधर कर, चलिए 68 को पढ़ते हैं। पुस्तक भारतीय संविधान की अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? अनमोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय, रामेंद्र आस्थान कौन है? अच्छा, गोवा की मुख्यमंत्री नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, शशिकला काकोदकर गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री शशिकला काकोदकर, ठीक। हाँ, आपको ढूंढने में थोड़ा आसान नहीं होगी, मैं ही आपको बता देता हूं, आप मेहनत मत करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो राम मनोहर जो बहादुर हैं, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी भारतीय संविधान की अनकही कहानी। विंग्स पावर किसकी पुस्तक है? विंग्स पावर एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे कौन थे? अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब मध्य प्रदेश को पराजित करके पहली बार जीता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई, बंगाल, इनमें से कौन है? मुंबई। ईरानी टॉफी किससे संबंधित है? ईरानी टॉफी, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये भी आपके किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक। नेक्स्ट, अंतिम, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पता है यहां से नहीं आता, क्वेश्चन ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। अब आपसे पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम कौन सी है? क्या नाम है विश्व पर्यावरण थीम्स? तो विश्व 2022 पर्यावरण की जो थीम है, ओनली वन ट्री, ये थीम है, ठीक। खत्म करते हैं अब इसको। नेक्स्ट, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सर, ठीक है। तो जैसे सभी कि लगे आप हुए देख हैं। पा रहे होंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए से अभी डीआई के क्वेश्चंस बचते हैं। डीआई के क्वेश्चंस जो है वो बाद में करवाए जाएंगे, और बाद में करवाने का कारण ये है
कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से थोड़ा टाइम दे करके इनको समझाया जाएगा। ठीक है, तो सहयोग के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।